चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए सनातन, ऑप्शन बी अविच्छिन्न, ऑप्शन सी शाश्वत या डी नश्वर। तो चिरंतन शब्द का विलोम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये है राइट आंसर हमारे पास नश्वर। और चिरंतन का मतलब होता है बहुत दिनों से चला आ रहा, बहुत दिनों से चला आ रहा। तो इसका उल्टा जो हो गया वो हो गया नश्वर, यानी कि नाश होने वाला। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट जो 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज से ये रहेंगे पेपर 2 के लिए, है ना। हिंदी लैंग्वेज पेपर 2 यूपी टेट के लिए और सुपर टेट में भी आप सभी लोगों के लिए, सुपर टेट में भी जो हिंदी वाला पार्ट पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो यूपी टेट से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। जितने भी सभी लोग हैं कनेक्ट कर लें टेलीग्राम से, या पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। और सेशन को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बनेगा ये यूपी टेट के लिए जो होने वाला है जल्दी से जल्दी। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम जा रहे हैं। ऑप्शन ए बोलता है रास्ता नापना, जिसका मतलब ये बता रहे हैं आकलन करना। बी बोलता है रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना। सी लोहा लेना यानी कि सामना करना। या डी शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो गलत पूछा गया था इसमें से कौन सा पेयर जो है रॉन्ग है। तो रॉन्ग पेयर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। रास्ता नापने का मतलब आकलन करना नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। रास्ता नापने का मतलब होता है कि भाई चले जाना, है ना, चले जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लोकोक्तियां और उसके अर्थ से जोड़े में से निम्न में से कौन सा पेयर जो है गलत है? यहाँ पर फिर रॉन्ग पेयर के बारे में पूछा गया है। ए बोलता है आग का अंधा नाम नयन सुख, बोल रहे हैं नाम के प्रतिकूल कार्य करना। बी अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। सी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मढ़ना। या डी आ बैल मुझे मार, यानी कि बैल को मारना। गलत क्या है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, आ बैल मुझे मार। तो ये बैल को मारने के लिए नहीं प्रयुक्त होता, यानी कि ये कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार का मतलब है कि अपने लिए ही परेशानी क्रिएट करना या अपने लिए मुसीबत बनाना। क्या कहा जाता है? आ बैल मुझे मार। तो यहाँ लिखा है बैल को मारना, इसलिए ऑप्शन डी जो है गलत हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। संधि विच्छेद पूछी गई है उड्डयन की। ऑप्शन ए बोलता है उड़ जमा डैन, बी बोलता है उच्च जमा डैन, सी उत जमा डैन, या डी उड़ जमा डैन। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी। इसका जो करेक्ट संधि विच्छेद है वो है उत जमा डैन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भाई संधि को अगर हम परिभाषित करेंगे तो दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि शब्द को तोड़ना संधि विच्छेद कहते हैं। तो उड्डयन के बारे में पूछा गया था, तो इसका संधि विच्छेद होगा उत जमा डैन। और इसमें कौन सी संधि है नोट डाउन कर ले, ये है व्यंजन संधि इसमें प्रयुक्त की गई है। क्योंकि जो इसका नियम होता है ता का मेल डा से होने पर डा की ध्वनि निकलती है। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि है भाई? यहाँ व्यंजन संधि है, जिसमें क्या हो रहा है व्यंजन का या तो व्यंजन से कनेक्शन होगा या फिर स्वर से होगा। तो संधि बनेगी हमारे पास व्यंजन संधि। बात क्लियर हो गई? तो उड्डयन में आपकी व्यंजन संधि है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। 5th, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देती है ए दृष्टा, बी रचयिता, सी सुषुप्त, या डी सृष्टा। तो राइट आंसर है दृष्टा जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट वर्तनी दे रही है और लिखा भी सही गया है। यहाँ पर ई नहीं आएगा, सुषुप्त में भी गलत है और डी भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दृष्टा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 6, चौराहा में कौन सा समास है? समास के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करना है कि चौराहे में पूछा गया है समास कौन सा है। तो ये जो समास है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये है द्विगु समास आएगा यहाँ पर चौराहे में। तो अब देख लेते हैं भाई क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। तो चौराहा का मतलब होता है चार राहों वाला। तो इसमें कौन सा समास का उल्लेख किया गया है? द्विगु समास का
इसमें बताया गया है कि ये द्विगु समास है। और द्विगु समास में क्या होता है भाई, पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। तो समूह का बोध करा रहा है चौराहा। क्या बोल रहा है, चार राहों पर, ये जो चार राहों को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो चौराहा कहलाता है। किसी समूह की ओर बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन सी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पांगना, इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। गुप्त मंत्रण करना, बी अपने में सीमित होना, सी ज्ञात होना, या डी काम न आना। तो देखो इस मुहावरे का जो मतलब होगा वो ये है, ऑप्शन नंबर ए गुप्त मंत्रणा करना, यानी कि दूसरों से छिपाकर जो है अपना अपने सीक्रेट बनाना दूसरों से छुपाकर। तो ये हो गया आपका अंदर अंदर मंत्रणा करना, यानी कि प्लानिंग करना एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं है, नॉट पूछा है यहाँ पर। अव्ययी भाव, बहुविग्रही, द्विगु, या फिर तत्पुरुष समास। प्रधान पद नहीं है तो उस वो आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर बहुविग्रही जो है, इसमें जो कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं है। तो बहुविग्रही समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और नए पद की ओर संकेत करें उसे बहुविग्रही समास कहते हैं। उदाहरण के लिए अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, है ना। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, अजात शत्रु में बहुविग्रही समास है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, अप्रधान है और नए पद की ओर संकेत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया 9, स्वर किसका भेद है, समास का, वर्ण का, संधि का, या फिर लिंग का। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो स्वर किस चीज का भेद है भाई, वर्ण का भेद है। देखिए स्वर हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे ए आ ई उ। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये वर्ण है ना। और उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से दो भेद हैं, ये स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 10 के साथ। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है, आ, अत, अति, या अत्यु। बताया फटाफट से। क्वेश्चन 10 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग यहाँ पर क्या है, अति जमा चार, यानी कि अत्याचार। तो अति शब्द जो है उपसर्ग का कार्य कर रहा है यहाँ पर। देखो उपसर्ग को हम तोड़ के देखेंगे तो क्या बनता है भाई, उप जमा सर्ग, यानी कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। तो वही हमें बताना था कि उपसर्ग का मतलब जो प्रथम पद रहता है। तो अति इसमें प्रथम पद है, तो वो हो गया आपका। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो किसी शब्द के आगे लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो अत्याचार में अति क्या है, उपसर्ग प्लस आचार, ठीक है। तो अत्याचार शब्द का अर्थ दुराचार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। जब क्वेश्चन नंबर 11, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रत्यंत का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करेंगे तो उसको हम बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंबर पनघट में डूबो रहे ताराघट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है, यमक है, रूपक है, उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इस पे है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। तो उपमे में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहा जाता है। इसमें अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान का आरोप करके दोनों में अभिन्नता अथवा समानता दिखाई जाती है। तो अलंकार आपका कौन सा हुआ, उपमा अलंकार हुआ इस सेंटेंस में। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म वर्ण क्या है। ए बोलता है श श से, बी बोलता है च छ जय, सी बोलता है य र ल व, डी बोलता है ट ठ ड। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म वर्ण जो है यहाँ पर, जिनके बोलने से, जिनके उच्चारण पर हमारे मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। जिसमें श, श और स तीनों में ऊष्मा का उच्चारण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए यही बताया गया है यहाँ पर भी, श स स वर्णमाला में 4 ऊष्म वर्ण हैं, श स श ह। हा भी इसमें इंक्लूड है भाई, लेकिन यहाँ 3 ही ऑप्शन में डाले गए थे तो हा भी आ जाएगा, तो वो भी ऊष्म वर्ण है। इसमें मुख में विशेष स्थानों पर रगड़ने पर कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मेढक का तत्सम रूप क्या है। ए बंदूक, बी मुगद,
सी मंडूक, डी मुष्टि। तो मेंढक का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर सी मंडूक है ये इसका राइट आंसर। और तत्सम क्या होता है भाई, तत् जमा सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ आपकी तत्सम शब्द की डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, तो मेढक का तत्सम रूप क्या है, मंडूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, दिग जमा गज, दिह जमा गज, दिग जमा गज या दिग जमा अगज। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए दिग जमा गज। तो ये है इसका संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें जो है कौन सी संधि है, अगेन यहाँ पर संधि कौन सी प्रयुक्त हो रही है, व्यंजन संधि। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, दो वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। तो जब का वर्ग का मेल अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग से या अलावा स्वर से होने पर अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर दिग जमा गज और व्यंजन संधि। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के यूपी टेट के क्वेश्चन। पसंद आ गए हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।